हेलो फ्रेंड्स, 71st बीपीएससी नोट सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो चूँकि रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूँगा जितनी की ज़रूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। और देखिए, इसके पहले हमने जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म की बातें कर ली है। इसके आगे हम थोड़ा सा जो शैव धर्म और वैष्णव धर्म से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो महत्वपूर्ण है उनकी बातें कर लेते हैं। उसके बाद मगध साम्राज्य की बात करेंगे, मौर्य वंश की बात करेंगे, मौर्योत्तर काल में एंटर कर जाएंगे, मौर्योत्तर काल को भी कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। लगभग 80% प्राचीन भारत यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शैव धर्म की बात कर ली जाए तो ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं। शैव धर्म के जो उपासक होंगे वो किसकी उपासना करेंगे, ये तो दिख ही रहा है आपको, शिव की उपासना करेंगे। उसके बाद देखिएगा कि शैव धर्म से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, उनको बस देख लीजिए, नाम ध्यान रख लीजिए और उनके जो प्रवर्तक है उनको ध्यान रख लीजिए। जैसे शैव धर्म से संबंधित एक संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय। इसके जो संप्रदाय प्रवर्तक हुए कौन हुए, लकुलिश हुए, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पंचार्थिक कहा जाता है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और लिंगायत या फिर वीर शैव संप्रदाय की बात कर ली जाए तो इसके जो प्रवर्तक हुए वो कौन हुए, बसव हुए। और कपालिक संप्रदाय की बात कर ली जाए तो कपालिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए, भैरव हुए। और नाथ संप्रदाय की बात कर ली जाए तो मत्स्येंद्र नाथ हुए। और नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख प्रचारक हुए उनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, बाबा गोरखनाथ। देखिए, शैव धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण भारत में आप मध्यकालीन भारत जब पढ़िएगा तो उसमें भी पढ़िएगा भक्ति आंदोलन के दौरान जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है दक्षिण भारत से होती है, नयनार और जो अलवार संत होते हैं उनके द्वारा। ठीक, तो उनकी ही बात यहाँ पर कही गई है। तो नयनार संतों की बात कर ली जाए तो इनकी संख्या 63 थी, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार इनके द्वारा किया जाता है और उस समय पल्लव वंश का टाइम चल रहा था। ठीक, और देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि नयनार संतों ने किनका प्रचार प्रसार किया था और अलवार संतों ने किनका प्रचार प्रसार किया था, तो ये मैं थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करता हूँ आपका कन्फ्यूजन। देखिए, नयनार और अलवार जब आप वर्ड देखेंगे तो नयनार में आप देखिए यहाँ से आप नयन वर्ड निकाल सकते हैं, नयन। और नयन की बात आती है, नयन आँख को बोलते हैं, आपको पता है। और आँख की बात आती है तो देखिए, एक तो है विष्णु भगवान और एक है शिव जी, शिव भगवान। तो जब नयन की बात आती है तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में किनका ध्यान आता है, शिव जी का या फिर विष्णु जी का? ऑब्वियस सी बात है, आपके दिमाग में भगवान शंकर का ध्यान आता होगा क्योंकि उनकी 3 आँखें हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? नहीं भी समझ रहे हैं तो आप मोटा मोटी ये बात ध्यान रख लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। नयनार संत की बात कर ली जाएगी तो ये शैव धर्म के प्रचार प्रसारक थे। और अलवार संत की बात कर ली जाए तो उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था दक्षिण भारत में ही उन्होंने भी। ठीक है, तो आगे हम देख लेंगे। तो देखिए, नयनार संतों की बात कर ली जाए तो इनमें से कुछ एक प्रमुख नाम है, इनको याद रखना जरूरी नहीं है, बस आप देख सकते हैं रिवीजन के क्रम में। जैसे तिरुज्ञान हो गए, सुंदर हो गए, संबंदर हो गया, पारादी हो गया। ठीक है, और इनमें देखिएगा कि महिला संत जो थी ये कराईकल, अम्मैयार, इसग्नानियार, तो ये सब कुछ एक नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। उसके बाद वैष्णव धर्म की बात कर ली जाए तो ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर विष्णु की उपासना होगी, तो ये याद रखने वाली कोई बात है नहीं। और देखिएगा कि मेगास्थनीज जो होता है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा, यूनानी राजदूत, इसके अनुसार भी ऐसा कहा गया है कि जो मथुरा के लोग थे, शुरसेन के लोग थे, वो हेराक्लिज के उपासक थे। हेराक्लिज इसने किसको बोला है, वासुदेव कृष्ण को बोला है, तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। हेराक्लिज किसको बोला है, वासुदेव कृष्ण को बोला है। ठीक है, और देखिएगा कि भागवत धर्म से संबंधित, वैष्णव धर्म या फिर भागवत धर्म एक ही बात है, तो भागवत धर्म से संबंधित जो पहला अभिलेख मिलेगा वो मिलेगा आपको बेसनगर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। बेसनगर अभिलेख किसके द्वारा ये बनाया गया, हेलियोडोरस के द्वारा। हेलियोडोरस जो था ये यमन राजदूत था, कहाँ पर निवास कर रहा था, तक्षशिला में। ठीक है, तो बेसनगर अभिलेख या फिर गरुड़ स्तंभ की बात कर ली जाए तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, और ये भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध अभिलेख है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। ठीक है, और बेसनगर अभिलेख जो है ना, इसमें देखिएगा कि हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं के देवता से संबोधित किया गया है, तो ये कुछ एक बात है। बाकी आप ये ध्यान रख लीजिएगा, बेसनगर अभिलेख भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध अभिलेख है।
और उसके बाद कुछ एक जो फैक्चुअल बातें हैं आप इनको ध्यान रख सकते हैं, जैसे अपोलोडोटस का जो जिसने सिक्के जारी किए थे तो उसके सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि अधिकांश जो गुप्त शासक होंगे, जब गुप्त वंश हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे ये सारी बातें, तो उन्होंने परम भागवत की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि गुप्त वंश का जो राज्य चिन्ह होता है वो गरुण होता है। गरुण जो होता है, गरुण क्या है, विष्णु का वाहन है, तो गरुण जो है ना ये गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह होता है, तो ये गुप्त वंश के अंतर्गत भी हम देख लेंगे। उसके बाद दिल्ली में वैष्णव धर्म से संबंधित एक स्तंभ लेख देखिएगा, मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो मेहरौली स्तंभ लेख की बात कर ली जाए तो इसमें ये उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विष्णुपद पर्वत पर, आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि विष्णुपद पर्वत कहाँ पर है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। विष्णु ध्वज की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। इसका उल्लेख मिलता है मेहरौली स्तंभ लेख में। ठीक, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद जैसे नयनार संतों के बारे में मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था भक्ति आंदोलन के दौरान, वैसे ही वैष्णव धर्म का जो प्रचार प्रसार किया गया था अलवार संतों के द्वारा किया गया था दक्षिण भारत में। और अलवार संतों की संख्या कितनी थी, 12 थी, ये ध्यान रख लीजिएगा। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार इनके द्वारा किया जाता है। प्रमुख जो संत होते हैं पोएगई है, पूडम है, पेय है, तिरुमंगई आदि है। ठीक है, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एकमात्र महिला संत जो रहती हैं इसमें अलवार संतों के अंतर्गत अगर बात कर ली जाए तो वो होती है अंडाल, एकमात्र महिला। तो ये इम्पोर्टेंट है, एकमात्र संत महिला संत, एकमात्र महिला संत अंडाल अलवार संत में। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए मगध साम्राज्य की बात कर ली जाए तो बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मगध साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है बृहद्रथ को। इस नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होगा उसका भी नाम क्या होगा, बृहद्रथ, लेकिन ये वो बृहद्रथ नहीं है। ठीक है, ये बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो मगध साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों के अकॉर्डिंग किसको माना जाता है, बृहद्रथ को। इसी बृहद्रथ का पुत्र होता है जरासंध। अगर आपने महाभारत देखी या पढ़ी होगी तो आपने जरासंध का नाम सुना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों के अकॉर्डिंग ऐसे माना जाता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ के द्वारा की गई थी। लेकिन असल में मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष होगा वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, असल में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब होगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। ठीक, तो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है उत्कर्ष किसके द्वारा किया जाता है, बिंबिसार के द्वारा। वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है मगध साम्राज्य का वो कौन है, बिंबिसार। तो बिंबिसार आप नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा, जो कि हर्यक वंश का होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिखा दिया है जो भी वंश मगध साम्राज्य के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हर्यंक वंश की। हर्यंक वंश की बात कर ली जाए तो मोटा मोटी आप टाइम पीरियड ध्यान रख सकते हैं, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक का ये टाइम पीरियड है। इससे आपको आइडिया लग गया होगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ये टाइम पीरियड है। तो हर्यंक वंश की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे बिंबिसार के द्वारा होती है। ठीक है, हर्यंक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। इसको श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, इसका अन्य नाम श्रेणी है, ये नाम ध्यान रख लीजिएगा। और ये कूटनीति के तहत 3 विवाह करेगा अन्य राज्यों से बेहतर संबंध बनाने के लिए। एक तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से। उसके बाद देखिएगा लिच्छवी राजकुमारी चल्लना से, चल्लना का ही पुत्र होता है अजात शत्रु, आगे हम देखेंगे। और उसके बाद एक नाम ये ध्यान रख लीजिएगा, मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से। ठीक, तो ये तीनों नाम ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद बिंबिसार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है ये ध्यान रख सकते हैं कि ये देखिए ब्रह्मदत्त की हत्या करके, ब्रह्मदत्त को हराकर ये अंग को मगध में मिला लेता है, अंग का विलय करता है किसमें, मगध में। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बिंबिसार की बात कर ली जाए तो अपने राजवैद्य जीवक को कहाँ पर भेजता है, उज्जैन भेजता है प्रदत्त के लिए। असल में प्रदत्त को पीलिया हो जाता है तो उसी के इलाज के लिए अपने राजवैद्य को बिंबिसार भेजता है। ठीक है, कहाँ पर, उज्जैन। उसके बाद बात कर ली जाए तो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजात शत्रु गद्दी पर बैठ जाएगा। अजात शत्रु की बात कर ली जाए तो ये मैंने बता ही दिया आपको, बिंबिसार का पुत्र है ये, जिसका अन्य नाम कुणिक है, तो ये नाम भी ध्यान रख लीजिएगा। इसका विवाह जो होता है वो प्रसेनजीत की, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बेटी वाजिरा से होता है। हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर वैशाली के युद्ध में
सबसे पहले ये महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक की बात कर ली जाए तो ये आधुनिक गुलेल की तरह होता था, तो महाशिलाकंटक का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ रथमूसल का भी प्रयोग किया जाता है। रथमूसल मतलब आधुनिक टैंक के समान, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। पहली बार महाशिलाकंटक एवं रथमूसल का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? अजात शत्रु के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बात की जाए तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, पितृहंता, मतलब इसने अपने पिता की हत्या की थी, पिता का हत्यारा। आगे बात करते हैं तो देखिएगा कि अजात शत्रु का जो पुत्र होगा उदयन, उदयन के द्वारा अजात शत्रु की हत्या कर दी जाती है और उदयन गद्दी पर बैठ जाता है। और पहली बार राजधानी पाटलिपुत्र कौन करता है? उदयन ही करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। मतलब पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? उदयन के द्वारा की जाती है। पहले राजधानी जो होती है वो राजगीर अर्थात राजगृह होती है। राजगृह से राजधानी स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कौन करता है? उदयन करता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हर्यंक वंश के अंतिम शासक की बात कर ली जाए तो अंतिम शासक जो होता है नागदशक होता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। संस्थापक बिंबिसार और अंतिम शासक नागदशक। उसके बाद देखिएगा कि नागदशक का जो अमात्य होगा शिशुनाग, शिशुनाग के द्वारा नागदशक को अपदस्थ कर दिया जाता है, पद से हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन हुए? शिशुनाग हुआ, ठीक है। ये क्या करता है शिशुनाग? पाटलिपुत्र से राजधानी को स्थानांतरित करके वैशाली कर देता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। शिशुनाग की राजधानी क्या होती है? वैशाली होती है। और शिशुनाग की बात कर ली जाए तो अवंती का विलय कर देता है, किसमें? मगध में। अवंती का मगध में मिलाया जाना शिशुनाग के द्वारा किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा शिशुनाग के बाद शिशुनाग का पुत्र आएगा कालाशोक, गद्दी पर बैठेगा, जिसका अन्य नाम काकवर्ण होता है। तो अन्य नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और कालाशोक की बात कर ली जाए तो वैशाली से राजधानी पुनः ये पाटलिपुत्र कर देता है स्थानांतरित करके। तो कालाशोक के टाइम में बात कर ली जाए तो मगध साम्राज्य की राजधानी फिर क्या हो जाती है? पाटलिपुत्र ही हो जाती है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की बात कर ली जाए तो अंतिम शासक होता है नंदीवर्धन। तो अंतिम शासक भी आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं नंद वंश की। नंद वंश की बात कर ली जाए, इंपॉर्टेंट वंश है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात कर ली जाए तो नंद वंश का जो संस्थापक होगा वो होगा महापद्मनंद, जिसका अन्य नाम क्या? उग्रसेन है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा इसको सर्व क्षत्रांतक के नाम से भी जाना जाता है। सर्व क्षत्रांतक का अर्थ होता है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो ये नाम भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये नाम भी ध्यान रख लीजिएगा, इसको दूसरे परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सर्व क्षत्रांतक अगर आप समझ रहे हैं सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, तो परशुराम ने भी तो वही किया था, इसीलिए सर्व क्षत्रांतक की वजह से ही इसको दूसरे परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और हाँ, ये भी ध्यान रख सकते हैं महापद्मनंद ने निकराट की उपाधि प्राप्त की थी और इसने कलिंग को मगध में मिलाया था। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद इसका पुत्र आएगा घनानंद। घनानंद को अग्रमीज के नाम से जाना जाता है। अग्रमीज अर्थात उग्रसेन का पुत्र। उग्रसेन किसको बोला गया? महापद्मनंद को, ठीक है। तो घनानंद की बात कर ली जाए तो ये सिकंदर का समकालीन है। इसी के टाइम में सिकंदर जो होगा भारत पर, मतलब भारत पर आक्रमण की प्रक्रिया शुरू होगी इसी के टाइम में। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। असल में घनानंद की बात कर ली जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद की हत्या की जाती है चाणक्य के सहयोग से, चाणक्य की सहायता से। तो घनानंद की हत्या के बाद मौर्य वंश की स्थापना की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ये सारी बातें हैं, हम आगे बात करेंगे, मौर्य वंश में भी बात करेंगे। मौर्य मगध साम्राज्य की बात कर ली जाए तो ये सारी बातें हैं जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके बाद सिकंदर की बात आई है तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ एक बातें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उनको देख लेते हैं। सिकंदर की बात कर ली जाए तो ये मैसिडोनिया, यूनान का था ये। मैसिडोनिया के क्षत्रप अर्थात गवर्नर को क्षत्रप कहा जाता था। तो मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर की बात कर ली जाए तो ये अरस्तु का शिष्य था। और भारत विजय का अभियान जो प्रारंभ किया जाता है 326 ईसा पूर्व में किया जाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि घनानंद के टाइम में ये अभियान शुरू होगा। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, किसके टाइम में? घनानंद के समय में, ठीक है। और सिकंदर का जो सेनापति होगा वो कौन होगा? सेल्यूकस निकेटर होगा। और इसका जो जल सेनापति था उसका नाम था निर्याकस था। बाकी आप सेल्यूकस निकेटर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाइडेस्पिज या फिर झेलम का युद्ध। तो इसकी बात कर ली जाए तो ये झेलम के तट पर युद्ध लड़ा जाता है, किसके बीच में? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। पोरस कौन है? ये पुरु राज्य का शासक था। पुरु अर्थात पुरु राज्य पंजाब राज्य के अंतर्गत आता था।
ये झेलम और चेनाब नदी के मध्य ये राज्य था। पुरु राज्य की बात कर ली जाए, वहीं का ये शासक था कौन? पोरस। ठीक है, तो झेलम के तट पर ये युद्ध लड़ा गया। हाइडेस्पिस याद रख लीजिएगा, सिकंदर एवं पोरस के मध्य, जिसमें सिकंदर विजयी होगा। उसके बाद बात कर ली जाए तो ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन सिकंदर की जो सेना होगी वो व्यास नदी को पार करने से मना कर देगी। उसके बाद सिकंदर वापस लौट जाता है, फिर अंततः इसकी मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर की सेना द्वारा व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया जाता है। ये बातें मैंने आपको बता दी है। और सिकंदर का जो एक प्रिय घोड़ा था उसका नाम था बहुकेफला। ये आप बस ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। मौर्य वंश की बात कर ली जाए तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। तो ये आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि मौर्य वंश के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य हुए। और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के विस्तार की बात कर ली जाए तो देखिएगा कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, वही पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में आप देखिएगा हिंदू कुश पर्वत, अर्थात आप अफगानिस्तान तक समझ लीजिए। तो ये साम्राज्य का विस्तार था। तो ये आप समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि भारत को अगर सबसे पहले किसी ने राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया, यूनाइट किया, तो वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से अगर किसी ने एकबद्ध किया, यूनाइट किया, तो वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं और ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात कर ली जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की जाए तो देखिए, मौर्य जो है उनकी माता का नाम मोरी था। तो ऐसे कहा जाता है कि चूंकि उनकी माता का नाम मोरी था, इसी वजह से चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा। उसके बाद देखिएगा कि मुद्रा राक्षस एक रचना है, विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। तो विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा गया है, वृषल कहा गया है। वृषल अर्थात कुलहीन, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि हाँ, इनको राज कुल से संबंधित बताया गया है। मतलब यहाँ तो कुलहीन बताया गया है विशाखदत्त के द्वारा, लेकिन राजकुल से संबंधित बताया गया है बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के द्वारा। तो ये कुछ एक बातें आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कोट्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा कि जस्टिन, स्ट्रेबो, एरियन आदि जो है ना, ये इन्होंने अपनी रचना में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कोट्स नाम दिया है। तो ये सबसे पहले पहचान किसने की थी कि सेंड्रो कोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य है? तो सबसे पहले जो पहचान की गई थी वो किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। तो ये सब बात है, आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये ध्यान रख लीजिएगा, सेंड्रो कोट्स किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। वैसे ही एपियानस या फिर प्लूटार्क की रचनाएं हैं, उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? एंड्रोकोट्स कहा गया है। तो एंड्रोकोट्स भी आप ध्यान रख लीजिएगा, सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स ध्यान रख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। और उसके बाद बात की जाए तो देखिएगा कि भारत का जो उत्तर पश्चिम है, भारत के नॉर्थ वेस्ट में सिकंदर का जो सेनापति था कौन? सेल्यूकस निकेटर। तो सिकंदर जब यहाँ से लौट कर जाएगा, वापस लौट कर जाता है, तो अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को वहीं पर छोड़कर चला जाता है शासन करने के लिए। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में। तो सिकंदर का जो उत्तराधिकारी होगा सेल्यूकस निकेटर, इसको पराजित करता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि सेल्यूकस जो होगा अपनी बेटी हेलेना का ही नाम है कार्नेलिया, तो अपनी बेटी हेलेना का विवाह किससे कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। और सेल्यूकस का एक दूत होगा मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएगा और काफ़ी वर्षों तक रहेगा। यहाँ पर ये एक रचना करेगा जिसका नाम है इंडिका। इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा, मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। और इंडिका में ही भारतीय समाज के बारे में कहा गया है। उस समय का जो भारतीय समाज था वो 7 श्रेणियों में विभक्त था, 7 वर्गों में विभक्त था। 7 वर्गों की बात कर ली जाए तो उसमें दार्शनिक आ जाते हैं, कृषक आ जाते हैं, पशुपालक आ जाते हैं, शिल्पकार अर्थात कारीगर आ जाते हैं, और योद्धा आ जाते हैं, निरीक्षक जो होते थे वो आ जाते हैं, मंत्री आ जाते हैं। तो ये सब श्रेणियों में विभक्त किया गया था भारतीय समाज, इंडिका के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो। बाकी आप नाम ध्यान रख लीजिएगा, मेगास्थनीज की रचना है इंडिका, जिसने भारतीय समाज के बारे में बोला है कि भारतीय समाज 7 श्रेणियों में, वर्गों में विभक्त था। उसके बाद देखिएगा कि मेगास्थनीज के द्वारा पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है? पोलिम ब्रोथा। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। शिव को डायोनीसियस कहा गया है मेगास्थनीज के द्वारा, और कृष्ण को हेराक्लिज कहा गया है। तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद बात कर ली जाए तो बात आती है चाणक्य की। चाणक्य का नाम आप जानते ही होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने का अगर किसी को सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो वो किसको जाता है? चाणक्य को जाता है। तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, चाणक्य को ही कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। विष्णुगुप्त होगा ये।
नोट्स में आपको करेक्शन दिख जाएगा। विष्णुगुप्त, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ये दोनों नाम ध्यान रख लीजिएगा। तो चाणक्य जो होते हैं सम्राट बनने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। और चाणक्य की एक महत्वपूर्ण रचना है, वो ध्यान रख लीजिएगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में देखिए, अर्थ का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि इसमें अर्थव्यवस्था की बात की गई है, ठीक है, यही ध्यान रखने वाली बात है इसमें। असल में अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था की बात की गई है, शासन के सिद्धांत, राजनीति पर आधारित ये पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। और अर्थशास्त्र में ही देखिएगा तो राज्य का शासन चलाने के लिए, प्रशासन के लिए राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की गई है। सप्तांग अर्थात 7 अंग की व्याख्या की गई है, मतलब शासन प्रशासन चलाने के लिए। इसके अंतर्गत एक राजा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा अमात्य, फिर जनपद, उसके बाद एक दुर्ग आ जाएगा, फिर कोष, उसके बाद सेना, मित्र। ये सब 7 तत्व हैं, प्रशासन को नियंत्रित करने वाले ये 7 तत्व हैं। इनको मैं मेंशन कर दूंगा आगे जब मौर्य प्रशासन देखेंगे या फिर मौर्य प्रशासन के जो नोट्स होंगे उसमें मैं ये 7 नाम मेंशन कर दूंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रख के चलिए कि अर्थशास्त्र में मतलब चाणक्य के द्वारा राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की गई है। उसके बाद हाँ, ये मैंने आपको जैन धर्म के अंतर्गत ही बता दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया जाता है। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मौर्य वंश के अगले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार की। बिंदुसार की बात कर ली जाए तो बिंदुसार को ही अमित्रोचेट्स अर्थात अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में बिंदुसार को अमित्रोचेट्स के नाम से दर्शाया है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि बिंदुसार को ही अमित्रोचेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अमित्रोचेट्स अर्थात अमित्रघात। अमित्रघात का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन से दर्शाया गया है, सिंहसेन कहा गया है। वही वायुपुराण की बात कर ली जाए तो बिंदुसार को भद्रसार या फिर वारिसार के नाम से दिखाया गया है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा, इसमें अमित्रोचेट्स जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। देखिए, जैन धर्म के अंतर्गत मुझे आजीवक संप्रदाय के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन मैं वहाँ पर भूल गया था। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आजीवक संप्रदाय की बात कर लिया तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। असल में होता क्या है कि मक्खली गोसाल जो होते हैं ये प्रारंभ में महावीर के शिष्य होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये प्रारंभ में महावीर के शिष्य होते हैं, बाद में मतभेद के बाद ये अलग हो जाते हैं। उसके बाद आजीवक संप्रदाय की स्थापना की जाती है इनके द्वारा, मक्खली गोसाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, तो हम कहाँ पर थे कि बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात कर लीजिए तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, बिंदुसार के टाइम में तक्षशिला में विद्रोह होता है, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार अपने पुत्र अशोक को, सुसीम को भी भेजता है लेकिन बाद में अशोक को भेजता है। ये बात दिव्यावदान में कही गई है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा जाता है बिंदुसार के द्वारा। हाँ, बिंदुसार के टाइम में एक यात्री आता है बाहर से, विदेशी यात्री, जिसका नाम होता है डाइमेकस। तो डाइमेकस ध्यान रख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मेगास्थनीज, यहाँ पर देख लीजिएगा डाइमेकस। डाइमेकस की बात कर ली जाए तो असल में ये सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम का दूत होता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात कर ली जाए तो देखिएगा कि बिंदुसार जो होगा वो क्या करेगा कि सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 मांग करेगा, 3 चीज़ों की मांग करेगा। एक तो मीठी मदिरा की, उसके बाद सूखी अंजीर की और दार्शनिक की। ये 3 मांगे हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रख लीजिएगा। बिंदुसार की बात कर ली जाए तो बिंदुसार के जो प्रधानमंत्री होते हैं शुरुआत में तो चाणक्य होते हैं, बाद में खल्लाटक होते हैं। तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं बिंदुसार के पुत्र अशोक की। अगला जो प्रमुख शासक होगा मौर्य वंश का वो कौन होगा? अशोक। तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा। अशोक की बात कर ली जाए तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था उसको और विस्तारित करता है कौन? अशोक। तो सर्वाधिक क्षेत्र पर शासन करने वाला ये शासक है कौन? अशोक। तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है ना हर जगह, आप मोटा मोटी ध्यान रख सकते हैं, कभी क्रम से सजाने को क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी आप क्रम से ध्यान ही रख लीजिए, पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें, हाँ, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। बाकी अशोक से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें एग्जाम पर्सपेक्टिव से उनको देख लेते हैं। जैसे अशोक की बात कर ली जाए तो अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। वही गिरनार अभिलेख जो है उसमें अशोक को अशोक मौर्य के नाम से दर्शाया गया है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी अर्थात प्रियदर्शी, प्रियदर्शी प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। प्रियदर्शी का अर्थ होता है प्रिय दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला। तो प्रियदर्शी नाम से
दिखाया गया है भाब्रू अभिलेख में। भाब्रू राजस्थान में पड़ता है, गिरनार की बात करें तो गुजरात में पड़ता है। तो प्रियदर्शी नाम लिखा गया है कहाँ पर, भाब्रू अभिलेख में देखने को मिलता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देवनाम प्रिय, अशोक को कहा गया है देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। देवनाम प्रिय एंड प्रियदर्शी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करें तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, गद्दी पर बैठने से पहले, राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक जो होता है वो उज्जैन का, अर्थात अवंती की ही राजधानी होती है उज्जैन, तो यहाँ का ये गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद कहा जाता है कि श्रीनगर की जो स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई है, अशोक के द्वारा की गई है। ये मेंशन कहाँ पर किया गया है, कल्हण की राजतरंगिणी में ये बात लिखी गई है। तो कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई है। वही देखिएगा कि अशोक के जो बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, तो अभिलेख को पढ़ने का सबसे पहले जो काम करता है वो कौन करता है, जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा जाता है, 1837 ईस्वी में। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला जो विद्वान होता है वो कौन होता है, जेम्स प्रिंसेप। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, अशोक का नाम जो अशोक दिखता है, अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण अभिलेख है, नाम ध्यान रख लीजिएगा। मास्की में अशोक का नाम अशोक दिखता है, गुर्जरा में दिखता है, नेत्तूर में दिखता है, उडेगोलम में दिखता है। बाकी मास्की और गुर्जरा जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मास्की कहाँ पर है, गुर्जरा कहाँ पर है, ठीक है, ये आपके लिए काम है। हाँ, अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है, मगध का सम्राट किस में कहा है, इस अभिलेख में कहा है, तो भाब्रू अभिलेख में कहा है। भाब्रू कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद बात कर ली जाए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंग का युद्ध। 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा जाता है। अशोक जब राजगद्दी पर बैठता है तो राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद ये युद्ध लड़ा जाता है। इसकी बात कर ली जाए तो इसमें अशोक विजयी होता है। और कलिंग युद्ध की बात करें तो ये किस अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अशोक का जो 13वां शिलालेख है, मुख्य रूप से अशोक के 14 शिलालेख हैं, आगे हम बात करने वाले हैं अभिलेख की। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, तो ये भी बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद होता क्या है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, मतलब बहुत सारा खून खराबा देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो जाता है, उसके बाद हृदय परिवर्तित हो जाता है। हाँ, यही खून खराबे की बात आई है तो एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। कहा जाता है अशोक के बारे में कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारने के बाद राजगद्दी प्राप्त की थी, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, तो अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद अशोक क्या करता है, इसकी जो पहले की नीति होती है युद्ध नीति को त्याग कर प्रेम की नीति को अपना लेता है। मतलब ये सिंपल भाषा में लिखा गया है, असल में भेरी घोष शब्द का प्रयोग किया गया है। भेरी घोष कहने का मतलब भेरी जो नगाड़ा वगाड़ा होता है ना, युद्ध शुरू करने से पहले जो नगाड़े बजाए जाते थे, घोष का अर्थ होता है साउंड, आवाज़, भेरी अर्थात नगाड़ा। तो भेरी घोष अर्थात युद्ध के पहले जो नगाड़ा वगाड़ा बजाया जाता था। तो इसको सिंपल ऐसे समझ लीजिए, युद्ध नीति से प्रेम नीति को अपना लेता है। प्रेम नीति अर्थात धम्म घोष को अपना लेता है। धम्म अर्थात धर्म के रास्ते पर चलने लगता है। आपको पता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो धर्म के माध्यम से वो शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास करता है। ये सारी बातें हैं। बाकी बौद्ध धर्म की बात कर लिए, बौद्ध धर्म की जो दीक्षा प्रदान की जाती है अशोक को, तो एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था उपगुप्त, आप नाम ध्यान रख लीजिएगा। बौद्ध धर्म की दीक्षा किसके द्वारा दी जाती है, उपगुप्त के द्वारा। अब बात कर लेते हैं अशोक के जो भी अभिलेख हैं, जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिएगा कि अशोक के जो भी अभिलेख हैं इनको आप 3 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। एक तो हो जाते हैं शिलालेख। शिलालेख कहने का मतलब यह, शिला अर्थात पत्थर या फिर चट्टान पर जो अभिलेख मिलते हैं लिखे हुए, तो एक तो हो जाते हैं शिलालेख, ये मुख्य रूप से 14 हैं। और उसके बाद दूसरे हो जाते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ अर्थात पिलर आप देखते होंगे, स्तंभ खंभा जैसा, तो स्तंभ लेख। और तीसरा हो जाता है गुहा लेख। गुहा अर्थात गुफा, पहाड़ काट कर जो गुफा बनाया जाता था उसमें जो अभिलेख मिलते हैं। तो ये 3 तरह के अभिलेख आपको देखने को मिलेंगे। शिलालेख की बात कर लिए तो मुख्य रूप से 14 अभिलेख मिलते हैं, बाकी छोटे मोटे और भी अभिलेख मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 14 अभिलेख मिलेंगे। जिसमें चौथा जो शिलालेख होगा, इसमें भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष की जो नीति अपनाई गई थी अशोक के द्वारा, उसका वर्णन मिलता है। भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष की घोषणा कर दी गई थी अशोक के द्वारा। ये उल्लेख कहाँ पर मिलता है, अशोक के चौथे शिलालेख पर। उसके बाद 12वां जो शिलालेख है, इस पर अशोक के द्वारा जो धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया गया था, मतलब सभी के विचारों को सम्मान देने की बात कही गई थी, तो धार्मिक सहिष्णुता पर जोर की बात किस अभिलेख पर, किस शिलालेख पर इसका वर्णन मिलता है, 12वें शिलालेख पर। ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया है, 13वां जो शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है।
हाँ, लिपि की बात कर ली जाए कि अशोक के जो भी शिलालेख हैं उनमें किन किन लिपियों का प्रयोग किया गया है, तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया, खरोष्टी का भी किया गया है, ग्रीक का भी किया गया, अरमाइक का भी किया गया है। भारत में जो भी शिलालेख दिखने को मिलेंगे अशोक के, उनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। आप समझ सकते हैं ब्राह्मी लिपि से ही तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। हिंदी जो आप लिखते हैं, जिस लिपि में लिखते हैं, जिस लिपि का प्रयोग करते हैं, वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ठीक, तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो भारत में जो भी शिलालेख दिखने को मिलेंगे उनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। वही खरोष्टी लिपि की बात कर ली जाए तो देखिएगा कि पाकिस्तान में ये नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ से अशोक के शिलालेख मिले हैं। शाहबाजगढ़ी एंड मनसेहरा, ये पाकिस्तान में पड़ता है। इनमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है और ये जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान में, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ग्रीक एंड अरमाइक लिपि की बात कर ली जाए तो इन लिपियों का प्रयोग किया गया है। जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अरमाइक लिपि वाले कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ। अफगानिस्तान में आप देखिएगा लमगान हो गया, कंधार हो गया, यहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनमें अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं या फिर PDF में नोट्स में आपको ये नाम मिल जाएंगे। और एक और आप नाम ध्यान रख सकते हैं, तक्षशिला से भी एक शिलालेख प्राप्त होता है, एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। लेकिन तक्षशिला कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी नोट्स में ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। एक और बात आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं, ब्राह्मी लिपि की बात करें तो जैसे देवनागरी लिपि को हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, वैसे ही ब्राह्मी लिपि को भी बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। वहीं खरोष्टी लिपि की बात कर ली जाए तो ये दाहिने से बाएं की तरफ लिखते हैं। ठीक, तो बस ऐसे ही आप ध्यान रख सकते हैं। और हाँ, ब्राह्मी लिपि की बात करें तो अशोक से पहले भी अनुराधापुर में ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अशोक अनुराधापुर अर्थात श्रीलंका जो है उसका प्राचीन नाम है अनुराधापुर। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं स्तंभ लेख की। स्तंभ लेख की बात कर लिया तो मुख्य रूप से 7 स्तंभ लेख हैं, लेकिन बहुत सारे स्तंभ लेख देखने को मिलते हैं। आप ये नंबर बस ध्यान रख सकते हैं, मुख्यतः 7, लेकिन ये मुख्यतः 7 नहीं लिखा गया है। ये जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट स्तंभ लेख हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। ठीक, ये 7 में काउंट नहीं कीजिएगा, बाकी आप वो नंबर ध्यान रख सकते हैं, मुख्यतः 7। हाँ, तो रामपुरवा, यहाँ पे स्तंभ लेख की बात कर लेते हैं। एक देखिए, ये बिहार के पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण में रामपुरवा, यहाँ से स्तंभ लेख मिलता है जिसके शीर्ष पर बैल की आकृति है। तो ये आकृति ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ये संकिसा स्तंभ पर इसकी आकृति है, हाथी की आकृति है। तो रामपुरवा की बात कर लीजिए जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण से मिला है, बैल की आकृति है। लौरिया नंदनगढ़ की बात कर ली जाए तो ये भी बिहार के पश्चिम चंपारण में है। यहाँ इस पर देखिएगा कि किसकी आकृति है शीर्ष पर? सिंह की आकृति। वही लौरिया अरेराज की बात कर ली जाए तो बिहार के ये पूर्वी चंपारण में पड़ता है अरेराज। ठीक, यहाँ से जो स्तंभ लेख मिला है इस पर जो आकृति देखने को मिलेंगी वो किसकी आकृति मिलेगी? सिंह की आकृति, शेर की आकृति। ये भी बात आप ध्यान रख लीजिएगा। सारनाथ की बात कर ली जाए तो ये तो आप जानते ही हैं। सारनाथ की बात कर ली जाए तो इस पर आप देखिएगा सिंह की आकृति मिलेगी, चतुर्मुख सिंह की आकृति, मतलब 4 सिंह बैठे हुए हैं पीठ से पीठ सटाकर। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। संकिसा ध्यान रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। संकिसा स्तंभ की बात कर ली जाए तो इस पर जो आकृति मिलती है हाथी की आकृति मिलती है शीर्ष पर। ये सारी बातें हैं। उसके बाद देखिए, हाँ, गुहा लेख की बात कर ली जाए, गुफाओं की बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पर आजीविकों को रहने के लिए गुफाओं का निर्माण कराया जाता है अशोक के द्वारा। देखिएगा कि बिहार में जो जहानाबाद है, जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी है, उसमें सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी, ये सब गुफाएं हैं। इनका निर्माण कराया गया है अशोक के द्वारा। ध्यान रख लीजिएगा आजीविकों को रहने के लिए। ये आजीविकों के बारे में मैंने आपको, आजीवक संप्रदाय के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा, सौगौरा अभिलेख की बात कर लिया। सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख जो है, सौगौरा जो गोरखपुर में पड़ता है, तो सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में एक वर्णन मिलता है। असल में होता क्या है कि अशोक के टाइम में एक अकाल आता है, तो अकाल के टाइम में अशोक के द्वारा अन्नागार से मुफ्त अनाज वितरण किया जाता है। ठीक, तो उसी का वर्णन मिलता है कहाँ पर? सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में। उसके बाद मौर्य वंश के अगले शासक की बात कर लीजिए, प्रमुख शासक जो हुए दशरथ। तो ये नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, अशोक के ये पौत्र हैं, दशरथ है, और अशोक की ही भांति इन्होंने भी देवानाम प्रिय की उपाधि प्राप्त की थी और इन्होंने भी आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाई थी। नाम ध्यान रख लीजिएगा, ये भी जहानाबाद में नागार्जुनी पहाड़ी जो है उसमें गुफाएं हैं
जो महत्वपूर्ण नाम है उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। एक तो है लोमश ऋषि गुफा, एक है गोपिका गुफा। ठीक, तो ये सारे नाम हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। तो मौर्य वंश के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए जिनको पढ़ना जरूरी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है उनको हमने देख लिया है। अंतिम शासक के बारे में आप देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ध्यान रख लीजिएगा, बृहद्रथ। ठीक, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है जिसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की जाएगी। तो बृहद्रथ की जो हत्या की जाती है, बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। ये सारी बातें हैं। इसके पहले हमने मौर्य वंश तक की लगभग सारी बातें कर ली हैं। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, बस यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। जैसे कि अरमाइक लिपि से संबंधित जो अभिलेख मिलते हैं उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में, तो एक तो आप देख लीजिएगा अफगानिस्तान के एक जगह है अफगानिस्तान में पुले दारून, जो कि लमगान घाटी में पड़ता है। यहाँ से शिलालेख प्राप्त होता है जो कि जिस पर अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। वैसे ही अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त होता है, ये मैंने सब बता दिया है आपको। उसके बाद हाँ, ये देख लीजिएगा, ये भी मैंने बता दिया है कि पाकिस्तान के तक्षशिला से प्राप्त होता है अरमाइक लिपि से संबंधित अभिलेख अशोक के टाइम में। ये सब मैंने बता दिया है आपको। और ये भी मैंने बता दिया है कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि की बात अगर करें तो ब्राह्मी लिपि जो है ये बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती है, जैसे हम देवनागरी लिपि को लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं बाईं से दाएं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ब से ब्राह्मी, ब से बाएं, बाएं पहले आएगा फिर दाएं। चाहे हिंदी जैसे लिखते हैं वैसे ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो जैसे हिंदी लिखते हैं वैसे ही ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी। और खरोष्ठी की बात कर लीजिए तो ये उल्टा लिखा जाता है उर्दू के जैसे, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट, दाएं से बाएं की तरफ। तो ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद ये भी मैंने आपको बता ही दिया है कि अशोक से पहले प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो अनुराधापुर से प्राप्त होते हैं। अनुराधापुर श्रीलंका का प्राचीन नाम है। और उसके बाद ये भी मैंने आपको बता ही दिया, अफगानिस्तान का जो बामियान है ये बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एक ध्यान फैक्चुअल बात है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उसमें बच जाता है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से उनको देख लेते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया ही था कि कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, असल में जो प्रशासन है, प्रशासन को चलाने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व होने चाहिए, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 7 तत्व बताए हैं जिनको सप्तांग सिद्धांत कहा गया है। तो 7 तत्व की बात कर ली जाए तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर नोट डाउन भी कर दिया है तो आप इनको देख भी सकते हैं। तो कौटिल्य के जो भी सप्तांग सिद्धांत हैं ये सारे यहाँ पर हैं। और मेगास्थनीज की जो इंडिका है, इंडिका में भारतीय समाज जो है वो 7 वर्गों में विभाजित था उस समय। तो ये 7 से आप कन्फ्यूज नहीं हो, इसके लिए मैंने यहाँ पर कौटिल्य के जो भी सप्तांग सिद्धांत हैं उनको यहाँ पर दिखा दिया। और साथ ही में पैरेलल में ये मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका में वर्णन किया गया है कि भारतीय समाज उस समय 7 वर्गों में विभाजित था, तो ये इन 7 वर्गों को भी यहाँ पर दिखा दिया है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ये सप्तांग सिद्धांत और ये 7 वर्ग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन 7 से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है या फिर कन्फ्यूजन होता होगा कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है, मेगास्थनीज के 7 वर्ग कौन कौन से हैं, ठीक। तो इसलिए मैंने दोनों को पैरेलली दिखा दिया है ताकि आपको पढ़ने समझने में आसानी हो। तो कौटिल्य के जो भी सप्तांग सिद्धांत है इसके अंतर्गत ये बताया गया था कि प्रशासन को चलाने के लिए जो 7 महत्वपूर्ण तत्व है उसमें एक राजा होना चाहिए, मतलब स्वामी होना चाहिए, स्वामी अर्थात राजा। उसके बाद अमात्य की बात कही गई है, अमात्य अर्थात राजा का जो प्रधानमंत्री होगा, सचिव होगा। और उसके बाद जनपद की बात कही गई है कि जो राज्य होगा उसके बाद एक क्षेत्र होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, ठीक। दुर्ग की बात कही गई है, किला होना चाहिए। कोष की बात कही गई है, खजाने की बात कही गई है। सेना, ये तो आप आसानी से समझ ही रहे हैं। मित्र की बात कही गई है कि मित्र होने चाहिए। और मेगास्थनीज की इंडिका में जो वर्णन किया गया है कि भारतीय समाज उस समय 7 वर्गों में विभाजित था, तो ये 7 वर्ग अलग है, ये सप्तांग सिद्धांत अलग है। ये प्रशासन को चलाने के लिए 7 महत्वपूर्ण तत्व हैं। जबकि वर्ग की बात कर लिया तो भारतीय समाज उस समय 7 वर्गों में विभाजित था। जैसे विभाजित किया गया था ना, ऐसे काम के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, काम के आधार पर अलग अलग ये वर्ण बनाए गए हैं। वैसे ही भारतीय समाज उस समय 7 वर्गों में विभाजित था मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग। मेगास्थनीज की जो इंडिका है, जो पुस्तक है, जो रचना है, उसमें ये वर्णन किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग बात कर ली जाए तो भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। इस वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे?
एक तो ये दार्शनिक, फिर कृषक वर्ग, किसान वर्ग, उसके बाद अहिर या फिर पशुपालक वर्ग, कारीगर आ जाते थे। उसके बाद सैनिक की बात कर ली जाए, निरीक्षक जो होते थे वो आ जाते थे, मंत्री एवं उपदेशक जो होते थे राजा के दरबार में, ये लोग आ जाते थे। तो ये 7 वर्ग थे मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, रिवीजन क्रम में 1-2 नज़र देखते रहिएगा, ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऑप्शन में जब पूछा जाएगा कि इनमें से कौन 7 वर्ग के अंतर्गत आता है या फिर नहीं आता है, तो आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर ऐसे ही रिवीजन के क्रम में 1-2 नज़र देखते रहिएगा तो। उसके बाद मौर्यकालीन न्यायालय व्यवस्था की बात कर ली जाए तो जो दीवानी न्यायालय होते थे, दीवानी अर्थात आप समझते हैं, दीवानी कहने का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर पैसे से संबंधित मामला होता है, मामले का निपटारा किया जाता है, वो दीवानी न्यायालय होता है। दीवानी या फिर व्यवहार न्यायालय आप सुने होंगे या फिर अपने जिला में देखे होंगे, व्यवहार न्यायालय। तो जो दीवानी न्यायालय होता था उसको क्या कहा गया है? धर्मस्थीय, ठीक है। वैसे ही फौजदारी की बात कर लीजिए, जो क्रिमिनल मामले से संबंधित निपटारा किया जाता है, तो फौजदारी न्यायालय को क्या कहा गया है? कंटक शोधन। तो ये सब ध्यान रख लीजिएगा, कंटक शोधन। उसके बाद बात कर ली जाए तो मौर्यकालीन समय की बात कर ली जाए तो गुप्तचरों के 2 वर्ग होते थे। एक की बात कर ली जाए तो संस्था कहा गया है, जो कि एक ही स्थान पर रहते थे। एक ही स्थान पर रहने वाले जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा गया है? संस्था कहा गया है। वही संचरा की बात कर ली जाए तो संचरण करते थे, भ्रमण करने वाले थे, एक जगह से दूसरी जगह पर ये भ्रमण करते थे। उसके बाद मौर्यकाल के कुछ प्रमुख अधिकारी को देख सकते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उनको क्या कहा जाता था? जैसे कोषाध्यक्ष जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? सन्निधाता, ठीक। समाहर्ता तो आजकल भी यूज किया जाता है, तो ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जो राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी होते थे, कर संग्राहक जो होते थे, कर का संग्रहण करने वाले, उनको क्या कहा गया? समाहर्ता, जिनको आप कलेक्टर बोलते हैं आजकल, ठीक है। वैसे ही महालेखाकार की बात कर ली जाए तो इनको क्या कहा गया है? अक्षपट्टलिक। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। पण्याध्यक्ष, पणी जहाँ पर ये लगा होगा ना, प्रेफिक्स की बात कर ली जाए तो वाणिज्य से संबंधित समझ लीजिएगा, व्यापार वाणिज्य से संबंधित ये वर्ड है। तो पण्याध्यक्ष की बात कर ली जाए तो ये कौन होते थे? वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष होते थे, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। वैसे ही सीताध्यक्ष की बात कर ली जाए तो कृषि विभाग के जो अध्यक्ष होते थे उनको क्या कहा गया है? सीताध्यक्ष। और मापतौल के जो अधिकारी होते थे उनको पौतवा अध्यक्ष कहा गया है। ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। और रक्षिण जो होते थे, तो ये तो नाम से ही आपको दिख रहा है, जो रक्षा करने वाला काम करते थे राज्य के अंदर, तो वो होते थे पुलिस अधिकारी, को क्या कहा गया है? रक्षिण कहा गया है। तो ये सब देख सकते हैं। उसके बाद मौर्यकालीन कुछ प्रमुख सिक्के हैं, इनको आप देख सकते हैं। जैसे सोने के सिक्के को क्या कहा गया है? स्वर्ण या फिर निष्क कहा जाता था, तो निष्क ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा गया है? निष्क कहा गया है। वही मौर्यकाल की प्रमुख मुद्रा की बात कर ली जाए, जो राजकीय मुद्रा, वो पर्ण है। ये चांदी के सिक्के होते थे, पर्ण। चांदी के सिक्के जो होते थे इनको क्या कहा गया है? काशापण आप देखेंगे, धरण देखेंगे, पर्ण जरूर ध्यान रख लीजिएगा, पर्ण, ठीक। वैसे ही तांबे के जो सिक्के होते थे उनको क्या कहा गया है? माशक या फिर कांकली। और उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल बातें हैं, आप देख सकते हैं। इंडिका के अकॉर्डिंग, जो मेगास्थनीज की इंडिका है, इसके अकॉर्डिंग अगर बात कर ली जाए तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। नगर प्रशासन की बात करें, नगर का जो प्रशासन था, प्रशासन को चलाने के लिए 6 समितियों की बात की गई है। 6 समितियां भी बनाई गई थी। जहां कौटिल्य के अकॉर्डिंग प्रशासन को चलाने के लिए सप्तांग सिद्धांत की बात कही गई है, वहीं मेगास्थनीज की इंडिका के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो नगर प्रशासन को चलाने के लिए 6 समितियों का गठन किया जाता था। जिन 6 समितियों की प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। 6 समितियां, 5-5 सदस्य, कुल कितने हो गए? 30 सदस्य हो गए। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 6 समितियों का गठन किया जाता था, जिनमें प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते थे। 6-5 30 सदस्य कुल हो जाते हैं, ठीक है। सेना की बात कर ली जाए तो सेना में भी 6 समितियों का गठन किया जाता था, जिनमें हर समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे, ठीक। उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह देख लीजिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जैसे देखिए कि भारत का जो पश्चिमी तट है उधर देखिएगा भड़ौच और सोपारा है। वहीं पूर्वी तट की बात कर ली जाए, ये बंगाल की खाड़ी में ताम्रलिप्ति है, ठीक। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट नाम है, इनको देख लीजिएगा, रिवीजन क्रम में देखते रहिएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल के अंतर्गत ब्राह्मण साम्राज्य की। मौर्योत्तर काल की बात कर लिया, देखिए मौर्य साम्राज्य की बात करें तो आपने देख लिया है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत 2 सबसे शक्तिशाली सम्राट हुए। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद अशोक।
उसके बाद देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बाद जो भी शासक आएंगे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली नहीं होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य जो होगा वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि मौर्य काल में बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रश्रय मिला, बौद्ध धर्म काफ़ी समृद्धशाली हुआ, बौद्ध धर्म को संरक्षण काफ़ी बड़े स्तर पर मिल रहा था, जैन धर्म को भी संरक्षण प्राप्त हो रहा था, जिसकी वजह से भागवत संप्रदाय के मानने वाले जो लोग थे, भागवत धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो नाखुश थे। मुख्य रूप से ब्राह्मण वर्ग जो था वो काफ़ी नाखुश था, जिसके परिणाम स्वरूप देखिएगा कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके बृहद्रथ के एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना कर दी जाएगी, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना कर दी जाएगी, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो था वो एक ब्राह्मण था। ठीक है, ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी क्रम में हम चलिए ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत जो भी वंश आते हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुंग वंश की। शुंग वंश की बात कर ली जाए तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना कर दी जाती है। और पुष्यमित्र शुंग की बात कर ली जाए तो ये एक ब्राह्मण थे। उसके बाद देखिएगा कि जो राजधानी होती है पुष्यमित्र शुंग की, वो राजधानी हो जाती है विदिशा, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आपको पता है। और शुंग वंश की बात कर ली जाए तो ये मुख्य रूप से हिंदू धर्म का अनुयायी था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्राप्त हुआ है। जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप का निर्माण जो होता है पुष्यमित्र शुंग के टाइम में ही होता है, इसी काल में होता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये हिंदू धर्म का अनुयायी था। ये सारी बातें हैं। उसके बाद देखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र होगा अग्निमित्र, अग्निमित्र जिसकी एक प्रेमिका होगी मालविका। तो इन्हीं अग्निमित्र एंड मालविका पर एक रचना है मालविका अग्निमित्र। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रख लीजिएगा। मालविका जो है ये अग्निमित्र की प्रेमिका है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम में इनके जो पुरोहित होते हैं जिन्होंने दो अश्वमेध यज्ञ करवाया था, वो कौन है? पतंजलि है। आपको पता है कि ये योग दर्शन के प्रतिपादक भी हैं। इनकी एक पुस्तक है महाभाष्य, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम में ही यूनानियों का आक्रमण होगा, यवन आक्रमण होगा, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इनको पराजित करके बाहर खदेड़ दिया जाएगा। उसके बाद इसी काल में शुंग वंश के अंतर्गत ही आप देखिएगा शुंग काल में ही मनुस्मृति की भी रचना होती है। तो ये आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं, रिवीजन के क्रम में आप देखते रहिएगा। और उसके बाद देखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये ध्यान रख लीजिएगा कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक होगा वो कौन होगा? देवभूति। ठीक, जिसकी हत्या करके देवभूति का जो सेनापति होगा वासुदेव, कण्व वंश की स्थापना कर दी जाएगी। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। तो कण्व वंश की बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव के द्वारा कण्व वंश की स्थापना कर दी जाएगी। और कण्व वंश की जो राजधानी होती है पाटलिपुत्र होती है। और कण्व वंश का जो अंतिम शासक होगा वो कौन होगा? सुशर्मा, जिसकी हत्या करके सिमुख द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना कर दी जाएगी। तो ब्राह्मण वंश के अंतर्गत अगला जो वंश है वो कौन है? सातवाहन वंश। ये वंश ध्यान रख लीजिएगा, मतलब ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा कौन कौन से ब्राह्मण वंश आए हुए हैं। जैसे एक हो गया शुंग वंश, एक कण्व वंश, उसके बाद सातवाहन वंश की हम बात कर रहे हैं। तो सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? सिमुख द्वारा की जा रही है। लेकिन उत्तर में देखिएगा, उत्तर भारत में देखिएगा कण्व वंश थोड़ा बहुत चलता रहेगा। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में विशेष रूप से सातवाहन वंश का विस्तार होगा। और इनकी जो राजधानी होगी वो होगी प्रतिष्ठान। आपने प्रतिष्ठान को देखा है कि 16 महाजनपदों में एकमात्र जो महाजनपद था अश्मक, जो कि दक्षिण भारत का महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। तो वही राजधानी इनकी बनती है सातवाहनों की, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है प्रतिष्ठान। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें कि सिमुख तो संस्थापक हो गया। उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण शासक आते हैं उसमें आ जाता है ये शातकर्णी प्रथम। और शातकर्णी प्रथम की बात कर ली जाए तो इसने रानी के लिए चांदी के सिक्कों पर अश्व की आकृति वाले सिक्के जारी किए थे। और देखिएगा कि जितने भी सातवाहन शासक होंगे इनको दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि प्रदान की गई है शातकर्णी प्रथम को। ऐसा नहीं है कि केवल शातकर्णी प्रथम को ही, अन्य सभी को भी, अन्य को भी शातकर्णी दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। दक्षिणापथ कहने का मतलब ये हुआ दक्षिण का पथ, मतलब दक्षिण की तरफ भारत में आपको जाना है तो बीच में महाराष्ट्र पड़ता है, आप देखते होंगे।
तो इसी वजह से इनको दक्षिणापथ का स्वामी, क्योंकि महाराष्ट्र वाले रीजन में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में इनका वर्चस्व था सातवाहन वंश की अगर बात करें तो इनके टाइम पीरियड में। ठीक, तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि सातवाहन वंश को, सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। उसके बाद देखिएगा कि शातकर्णी प्रथम का जो वर्णन मिलता है वो नानाघाट अभिलेख में भी मिलता है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और नानाघाट अभिलेख में ही ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा, ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा की शुरुआत की जाती है। सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान प्रदान करने की जो शुरुआत की जाती है वो सातवाहन वंश के अंतर्गत ही की जाएगी। इसका उल्लेख आप देखिएगा नानाघाट अभिलेख में मिलता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली, सबसे महान शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी की। यहाँ पर एक विशेष बात देखिएगा, जो भी सातवाहन शासक होंगे इनके नाम के पहले इनकी माता का नाम जुड़ा हुआ रहता था। जैसे यहाँ देखिए गौतमीपुत्र शातकर्णी में यहाँ पर है गौतमी, तो ये एक विशेष बात थी, इनके नाम के पहले इनकी माता का नाम जुड़ा हुआ रहता था। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी की बात कर ली जाए तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये वर्ण व्यवस्था का रक्षक था। मतलब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते थे ना, ये जो वर्ण व्यवस्था है इसका रक्षक था। तो ये एक फैक्चुअल बात है, आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये ध्यान रख लीजिएगा, गौतमीपुत्र शातकर्णी का वर्णन मिलता है नासिक अभिलेख में। असल में नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र शातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि दी गई है। अद्वितीय ब्राह्मण या फिर एका ब्राह्मण, एक ही बात है, अद्वितीय ब्राह्मण या फिर एका ब्राह्मण की उपाधि दी गई है। किसको? गौतमीपुत्र शातकर्णी को। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखें तो सातवाहन वंश का अंतिम जो महान शासक होगा वो होगा यज्ञश्री शातकर्णी। यज्ञश्री शातकर्णी, तो इसमें बहुत सारी बातें जानने वाली नहीं है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं है। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक होगा वो कौन होगा? पुलवामी चतुर्थ। पुलवामी चतुर्थ, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद बात करें तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सातवाहनों के द्वारा जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा की सबसे पहले शुरुआत की जाती है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो बौद्ध भिक्षु थे इनको भी भूमि का दान किया जा रहा था, क्योंकि आप देखिएगा उस समय तो मैक्सिमम जो व्यापारी होंगे, जो व्यापारी वर्ग होगा वो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की तरफ मुड़ जाएगा, और जो व्यापारी थे उनसे बड़ी मात्रा में कर प्राप्त हो रहा था राजाओं को। जिसकी वजह से आप देखिएगा कि बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्राप्त हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वंश के अंतर्गत बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा था, बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्राप्त हो रहा था। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, उस समय के समाज की बात करें तो देखिए संपत्ति या फिर राजकुल की बात कर ली जाए, इसके हिसाब से अगर देखें तो सातवाहन वंश की बात करें तो इस समय के जो इनके टाइम का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, क्योंकि जो राजगद्दी प्राप्त हो रही थी वो पुत्र को ही प्राप्त हो रही थी। संपत्ति की बात करें, राजगद्दी की बात करें तो संपत्ति या फिर राजकुल के हिसाब से अगर देखें तो समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। जबकि देखिएगा कि जो भी राजा है, राजा के नाम के पहले उनकी माता का नाम होता था। तो नाम के अकॉर्डिंग अगर बात करें, नाम के अनुसार अगर देखें तो मातृसत्तात्मक समाज था। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा, अपने नाम के आगे माता का नाम लगाया जा रहा था, इसकी वजह से मातृसत्तात्मक आप समझ सकते हैं नाम के आधार पर अगर बात करें तो। उसके बाद देखिएगा कि सातवाहन शासकों ने सिक्कों की बात करें तो बहुत सारे सिक्के जारी किए थे, लेकिन शीशे के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन था सातवाहन काल में। ठीक, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और सातवाहनों की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? राजभाषा की बात कर जाए तो इनकी जो राजभाषा थी प्राकृत थी। इसके साथ ही संस्कृत का भी विकास हो रहा था, लेकिन इनकी जो राजभाषा थी वो प्राकृत थी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात ये देख लीजिएगा कि सातवाहन शासक के समय में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार होंगे हाल, इनकी एक रचना है गाथा सप्तशती। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रख लीजिएगा, गाथा सप्तशती हाल की रचना है। और इन्हीं के टाइम में एक और साहित्यकार हुए गुणाढ्य, इनकी एक रचना थी बृहत कथा, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाल की रचना गाथा सप्तशती और गुणाढ्य की रचना बृहत कथा। और सातवाहनों के शासनकाल में ही अजंता और एलोरा गुफाओं का सबसे पहले निर्माण हुआ था। तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। तो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आप ब्राह्मण साम्राज्य की बात करें तो ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से तो यहीं से पूछे जाएंगे जितना आपने अभी देखा है। बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।